देखिए, आज 9 अगस्त 2024 है और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम देखेंगे कि ये 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, आदिवासी दिवस का इतिहास क्या रहा है, किन समस्याओं पर बात की जाती है, पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर वैश्विक उद्देश्य अगर हम इस आदिवासी दिवस का देखें, विश्व आदिवासी दिवस का, तो पहला उद्देश्य है आदिवासी लोगों के अधिकारों को मान्यता दे देना। जो भी अधिकार आदिवासी लोगों को दिया हुआ है उनको मान्यता दी गई है, उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए। आदिवासी लोगों की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना, जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी उनकी परंपराएं हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। और तीसरा है आदिवासी समुदायों की भाषा और क्षेत्रों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि लोग हैं उनके क्षेत्रों में इंटरफेयर ना करें, उनकी भाषाओं में इंटरफेयर ना करें। और चौथा है आदिवासी लोगों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि उनके अधिकारों का यहाँ पर हनन ना हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 9 अगस्त क्यों तारीख चुनी गई, उसका महत्व क्या है, इतिहास क्या रहा है विश्व आदिवासी दिवस का। जैसे 9 अगस्त 2024 है, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह दिन जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के आदिवासी जनजातियों के अधिकारों की संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ताकि आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। इस दिन आदिवासी जनजातियों के योगदान और उनकी उपलब्धियों का जश्न भी हम मनाते हैं। दुनिया भर में 90 से अधिक देशों में, टोटल 90 देश हैं, तो दुनिया भर में अगर हम बात करें 90 से अधिक देशों में कितनी 476 मिलियन इससे अधिक आदिवासी जनजातियां रहती हैं और वे दुनिया की जनसंख्या की लगभग 5वां हिस्सा है। मतलब अगर दुनिया में 100 लोग रहते हैं तो 20 लोग आदिवासी रहते हैं, मतलब 5वां हिस्सा दुनिया का आदिवासी है। लेकिन वे दुनिया के गरीबों में 15वें हिस्से से अधिक है। मतलब दुनिया में जैसे 100 में से 15 गरीब हैं, तो दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 15 गरीब हैं, तो वो 15 गरीब जो हैं वो आदिवासी हैं। इसलिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उठाया गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को घोषित किया गया। आदिवासी जनजातियां हैं, अक्सर समाज में सीमित किए जाते हैं, उनको समाज में अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उनको समाज में दबाया जाता है, उन पर भेदभाव किया जाता है, उन्हें गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच उनको प्रॉपर नहीं दी जाती है, क्योंकि उनको उस तरीके की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। पर्यावरण के प्रलय जैसी कई चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का जो थीम है वो है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी ये जो थीम है ये बताती है कि विश्व आदिवासी दिवस है, युवा अपनी समुदायों में या दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी युवा है विश्व आदिवासी दिवस पर, आदिवासी युवा है, अपने समुदायों में और दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसके बारे में बताता है। आदिवासी युवा अक्सर सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों में मुख्य भूमिका निभाते हैं, आगे वो रहते हैं। जो भी सामाजिक उनके आंदोलन होते हैं, जो भी पर्यावरण आंदोलन होते हैं, उनमें युवा लोग हैं वो आगे रहते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को भविष्य में आकार देने के लिए मार्गदर्शन करने में वो आगे बढ़ रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस का महत्व जो है विश्व भर में आदिवासी जनजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि भेदभाव को कम करना, गरीबी और शिक्षा को कम करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच करना। यह एक ऐसा भी दिन है जब हम विश्व भर में आदिवासी जनजातियों के लिए
एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने का संकल्प लेते हैं कि हम दुनिया में आदिवासियों के लिए एक अच्छे संकल्प लेते हैं, आदिवासियों के लिए एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उसके प्रति हम संकल्प लेते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। विश्व आदिवासी जनजातियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं, पहली बार 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रकट किया गया था और 9 अगस्त की तारीख का चयन जो किया गया था वो 1982 में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया था। तो अभी हम इसका पूरा कंप्लीट इतिहास जानेंगे कि विश्व आदिवासी दिवस है उसकी कंप्लीट इतिहास किस तरीके से रहा है, किस तरीके से उसकी स्टोरी रही है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि आदिवासी दिवस है इसको नाम किस तरीके से दिया। आदिवासी दिवस इसको नाम दिया है तो किसी न किसी वजह से तो इसको नाम दिया होगा। कि जब हम किसी का नाम देते हैं इसका मतलब व्यक्ति को उसकी हम पहचान देते हैं। जैसे किसी का नाम दिनेश है, महेश है, तो हम इसका मतलब ये है कि उसको हम उसकी पहचान देते हैं, उसके नाम के लिए हम दिवस मना रहे हैं। इसी तरीके से आदिवासियों के लिए ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि आदिवासियों को अधिकारों की रक्षा हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये आदिवासी दिवस है नाम दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आदिवासियों को हम सम्मान दे रहे हैं। किसी व्यक्ति का अगर नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब उसको सम्मान दे रहे हैं, उसको पहचान दे रहे हैं। उसी तरीके से हम आदिवासियों को नाम दे करके, दिवस का नाम दे करके उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके योगदान को स्वीकार कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसे जीवित बनाए रखने का हम प्रण ले रहे हैं। दुनिया में करीब 37 करोड़ लोग, लगभग हम कह सकते हैं 6% लोग, जो कि स्वभाव से ज़मीन, जंगल और जन जन से जुड़े किसी स्थान विशेष से आरंभ से अपना जीवन जीने वाले, और आदिवासियों का इनको नाम दिया गया है जो जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वैसे तो अपनी सुविधा और फ़ायदा के अनुसार आदिवासियों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, फिर भी इतिहास के पन्नों में दूर तक बिना गए आदिवासियों के अर्थ का मूलतः और स्पष्ट रूप से 2 शब्दों में योग के रूप में देखा जाता है। आदिवासी मतलब आदि और वासी, अर्थात हम कह सकते हैं आदि मतलब पहला निवासी जो आरंभ से यहाँ पर भारत में निवास कर रहा है, या कहीं पर भी जहाँ पर आदि काल से निवास कर रहा है उसको आदिवासी कहा गया है। आरंभ से रहने वाले या निवास करने वाला, जिससे ज़मीन को रहने लायक बनाया है। तो ज़मीन को रहने लायक किन लोगों ने बनाया है? आदिवासी लोगों ने बनाया, जो आरंभ से ही रह रहे हैं उनको ही यहाँ पर आदिवासी कहा गया है। जिन्होंने ज़मीन को रहने लायक बनाया है, ज़मीन को सजाया, संवारा है, ज़मीन की रक्षा की है, उन्हीं लोगों को यहाँ पर आदिवासी कहा गया है। तो अगर हम बात करें आदिवासियों की विशेषताओं के बारे में, अलग अलग जगह पर आदिवासियों की अलग अलग विशेषता है। जैसे अगर आदिवासी लोगों की विशेषताओं की बात करें तो किसी ने सच ही कहा है कि आदिवासी जमीन के रक्षक और कुशल आपदा प्रबंधक थे। आत्म सुरक्षा में वो पारंगत थे, विकास की राह के अन्वेषक थे, कम ही चैन और संतुष्टि के साथ जीवन जीने वाले थे। नर नारी की समता उनके अंदर प्रबल समर्थक थे, मतलब नर और नारी में भेदभाव करना आदिवासियों की पहचान नहीं रही है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के वो रक्षक थे और सामुदायिक जीवन के आदर्श वो अपनाते थे। बुजुर्गों को उचित सम्मान देने वाला समुदाय है। सृष्टिकर्ता, सृष्टि जीव और मानव के बीच सामंजस्य और समरसता आदि के निवास करने वाले लोगों को आदिवासी यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता उन दोनों के बीच में सामंजस्य दर्शाते हैं, और इनसे निवास करने वाले लोगों को हम आदिवासी कहते हैं, जो सही और अर्थपूर्ण भी है। कई लोगों ने इन्हें कई नए नाम और कई अन्य नाम भी देने का प्रयास किया है, जो कि अपूर्ण और अर्धसत्य हैं। कई बार तो ये समुदाय की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले भी नाम दिए हैं। किसी ने आदिवासियों को वनवासी कहा है, गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा था, भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा है, और कुछ लोगों ने आदिवासियों का जंगल में रहने की वजह से जंगली कह करके भी इन्हें कमज़ोर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के नामों और उपनामों से आदिवासियों की आदिवासियत को परेशान हुई है, और समुदाय न तो कभी खत्म हुआ है, ना ही आदिवासियत समाप्त हुई है। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें प्रत्येक वर्ष विश्व में होने वाले एक दिवस की सूची में स्थान दिया है।
अब जीवित रहेगा ये 9 अगस्त अब आदिवासियों के नाम हो गया है। सदियों तक इस दिन को आदिवासी समुदाय के लिए समर्पित कर दिया गया है। अब आदिवासी जब दिवस मनाया जा रहा है 9 अगस्त को, तो अब तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का अंतर्राष्ट्रीय परंपरा मजबूत हो गई है। अब ये 30 साल की हो गई है, मतलब बड़ी हो गई है, प्रौढ़ हो गई है। अब तक 30 साल से मनाए रहे हैं इसको। तो यह भी इसलिए संभव है क्योंकि दुनिया के जो 6% लोग हैं उनके जागरूक प्रतिनिधियों ने इसके लिए अथक प्रयास किया है। यह प्रयास उस समय रंग लाया जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली ने 1982 से हो रही मेहनत को 23 दिसंबर 1994 में इसको स्वीकार कब किया गया था? 23 दिसंबर 1994 में। और स्टार्ट कब हुआ था? 1982 से स्टार्ट हुआ था। तो 23 दिसंबर सन 1994 ईस्वी में स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि अब से प्रत्येक वर्ष हम 9 अगस्त को विश्व स्तर पर आदिवासी दिवस मनाएंगे। और नाम के साथ एक पहचान भी मिल गई और आदिवासियों की अच्छाइयों को याद दिलाने और उन्हें बढ़ावा देने का इंतजाम यहाँ पर कर दिया गया। आदिवासी समुदाय और उनके आने वालों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और विश्व में इंसानियत जीवित होने का प्रमाण भी है। दबे कुचले लोग, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए यह आशा है उनका जीवन बदल रहा है और बेहतर हो सकता है। अब आदिवासी दिवस मनाने के लाभ क्या हैं? आदिवासी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने से 3 लाभ हुए हैं। अब वो 3 लाभ कौन कौन से हुए हैं? तो 3 लाभों में जो पहला लाभ है, आदिवासी एक हो गए हैं। पहला तो यही लाभ हुआ है कि विश्व के जो भी आदिवासी हैं वो सब एक हो गए हैं। दूसरा, वे अपने हित और हक की बातों को दुनिया के सामने मजबूती से रख सकेंगे। और तीसरा, ऐसा करने से पूरी दुनिया को भी लाभ मिलेगा क्योंकि विश्व के आदिवासी समुदाय इन्होंने चुनौतियों के बीच अपनी खूबियाँ और विरासत को बनाए रखने में एक ऐसा प्रस्तुत किया है कि सामाजिक प्रगति और विकास को बना रहने के लिए यह आवश्यक है। आदिवासियों ने नई दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने उन मूल्यों को, जैसे नर नारी की समानता हो, प्रकृति को उचित सम्मान दिया जाए, समुदाय जो है केंद्रित समाज का निर्माण करने में, मतलब समुदाय केंद्रित समाज होना चाहिए। समाज के हिसाब से समुदाय है वो केंद्रित होना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं का व्यवहार करने, बड़े बुजुर्गों और आने वाली पीढ़ियों को क्या है किस तरीके से ख्याल रखा जाए, किस तरीके से शांति और संतोषपूर्ण जीवन जीने की परंपरा को बरकरार रखा जाए, ये हम आदिवासियों से सीख सकते हैं। ये वो मूल्य हैं जो आज के बुद्धिजीवी मानव समाज को बेहतर बनाने का मापदंड मानते हैं। तो इन्हीं बातों को दुनिया के बड़े मंचों पर इन बातों को सिद्धांतिक रूप से बतलाया गया है। आदिवासी समुदाय इन्हें रोज जीता है। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय जो है इन मूल्यों को तो जीता ही है, इन मूल्यों के लिए भी हम कह सकते हैं कि आदिवासी इन मूल्यों के लिए जीना भी पड़ता है। इनके अंदर इनको जीने का एक आंतरिक आवाज़ है, भले ही इनके लिए उन्हें भोला वाला या सीधा साधा ही कहलाना क्यों ना पड़े। आदिवासी विश्व जो दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, इस 2024 की विषय वस्तु क्या है? आदिवासी दिवस का अर्थ और लक्ष्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष आदिवासी जीवन के कुछ विशेष पहलू और अधिकार पर बल देने के लिए एक थीम और विषय वस्तु निर्धारित की जाती है। इस वर्ष का विषय है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क से दूर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना। इनमें फिर से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया गया है। अधिकारों की रक्षा की बात सुनते हैं और हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि किसी न किसी पर परवाह की है, किसी ने आदिवासी अधिकारों की परवाह की है और उनके कानूनी तौर पर कुछ देने की प्रतिज्ञा की है, जिन्हें पा लेने की आस यहाँ पर बंधी है। फिर भी यह काफ़ी नहीं है, ज़रूरत होती है उन अधिकारों को धरातल पर उतारने की, क्योंकि अधिकार तो दे दिए गए हैं लेकिन वो अधिकारों को धरातल पर उतारा नहीं गया है। सुविधाओं और विकास के विभिन्न प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने का दायित्व सरकार का ही है। लोगों को उनके लिए जागरूक किए जाने और उनके प्रति सख्त होने का ज़रूरत है। साथ ही आदिवासियों को, आदिवासी बुद्धिजीवियों और आदिवासियत के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर बने लोगों और सामाजिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वे प्राप्त करने के लिए इनको सतत प्रयास करें, लोगों को जोड़ें, उनके अधिकारों के प्रति सजग करें ताकि अधिकारों में वर्णित सुविधाओं का उचित लाभ लोगों को मिल सके।
और सारा समाज बेहतर बन सके। आदिवासी दिवस की घोषणा के बाद 3 दशकों तक देश आदिवासियों की अस्मिता, अधिकारों और योगदानों के बारे में विभिन्न सालों से चर्चाएं होती रही हैं। कई कार्यक्रम, योजनाएं और कुछ ठोस पहलों के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के शासकों, प्रशासकों ने आदिवासी जीवन की महत्ता और उनके होने से विश्व की होने वाले लाभों और चर्चाएं की हैं। इस बात की ओर लोगों का ध्यान खींचा है कि मानव विकास के मार्गों में एक व्यक्ति का महत्व है। आदिवासियों का महत्व, यद्यपि वे कई मामलों में मानव सभ्यता और उसके विकास की प्रगति के शिखर पथ पर लाने में खुद को पर्दे के पीछे रखकर और हाशिए पर रखकर मदद देते रहे हैं, यह एक ऐसा सत्य है जिसे लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम झारखंड राज्य की बात करें, झारखंड राज्य आदिवासी राज्य है और अपने अस्तित्व में आने के बाद इसने बहुत प्रगति की है। जब भी बिहार का हिस्सा हुआ करते थे तो विकास कार्य जारी थे, पर फिर भी वह सौतेले व्यवहार का शिकार होते थे। आज झारखंड के आदिवासी राजनीतिक जागरूकता, सांस्कृतिक स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति सजग होने और लगातार मेहनत करने की दिशा में प्रगति की है, इसे नकारा नहीं जा सकता। फिर भी आदिवासियों को एक मर्यादापूर्ण जीवन जीने की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। आदिवासियों जीवन में चुनौतियां और बाधाओं की कमी है, पर आदिवासियों ने जीवन में तूफानों और बीच में आने से यानी तूफानों से निकलना सीखा है। जो भी परेशानियां आती है उनसे निकलना सीखा है। समस्याओं से निकले लोगों का जीवन भी वास्तविक जीवन है। हिम्मत नहीं हारते रहने से हम सफलताओं का सामना कर सकते हैं। आदिवासी दिवस की और 3 सीख हमारी क्या हो सकती है? आदिवासी दिवस मनाते ही हम 3 बातों को समझने की ज़रूरत है। पहली, इस बात को याद दिलाना कि यह आदिवासी दिवस का एक महत्वपूर्ण पहचान देता है। दूसरी, यह दिवस आदिवासियों के सम्मान करता है। और तीसरी, यह दिवस इस बात की प्रेरणा देता है कि आदिवासी अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, दूसरों का सम्मान करेगा, अपने समुदाय की बेहतरी के लिए वह सब कुछ करेगा जो पूरे मानव समाज की प्रगति और राष्ट्र की बेहतरी के लिए आवश्यक है। आदिवासी दिवस मनाते हुए, आदिवासी प्रगति की बात करते हुए हमारी सरकार, स्थानीय प्रशासन, आम लोग इस बात को समझ सकें। किसी एक की प्रगति या नाम से कुछ संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन लगता है समाज आगे बढ़ रहा है, पर यह विकास या प्रगति एक तरफा है। हम भी इस प्रकार की प्रगति से प्रसन्न हो जाने का सोचते हैं, आसानी से शिकार हो जाते हैं। आज इस बात पर बल दिया जाना है कि समाज को एक ऐसा माहौल और वातावरण प्रदान करना है कि समाज के उत्थान और निर्माण का दायित्व सिर्फ एक व्यक्ति, एक समुदाय या कुछ समाज सेवी या चंद जरूरतमंद लोग या जागरूक लोग या सरकार के भरोसे न छोड़ दिया जाए। समाज में एक ऐसे मनोभाव को बढ़ावा दिया जाए जहां लोगों को सम्मान देने का संस्कार बढ़े, चाहे वह किसी भी कद, किसी भी पद का हो। मेहनत करने वालों का सम्मान हो, नर नारी की समानता का आदर हो, न्याय और अधिकारों का धरातल पर उतारने की होड़ लगे। उसके साथ ही ऐसी बातों और तत्वों का विरोध हो जो मानव जीवन के आपसी संबंधों को और विकास के रास्तों में बाधा बनकर ना उभरे। आदिवासी दिवस सबके हित के लिए परिकल्पना है। 9 दिवस है, मतलब 9 अगस्त को आदिवासी दिवस को आदिवासियों के लिए समर्पित करना न केवल आदिवासियों को एक उत्सव का दिन बल्कि समाज के हर दिल के लिए खुशी का दिन है। आदिवासियों को पहचान और सम्मान देना एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान है। किसी के नाम दिवस को मनाया जाना हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ये उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। अब हम बात करते हैं कि कंप्लीट इतिहास की अगर बात करते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे 1994 के बाद 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंतरिक ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग ने परिवर्तित होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद बन गया था। और 2006 में ही 28 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र को विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित कर दिया। अंततः हम देखते हैं 13 दिसंबर 2007 को लगभग 25 वर्षों के अथक परिश्रम और सतत संघर्ष के पश्चात आदिवासियों के अधिकारों की घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंगीकृत कर दिया और कुल 144 राष्ट्रों ने इसके समर्थन में वोटिंग की। कितने देशों ने इसके समर्थन में वोटिंग की? 144 राष्ट्रों ने समर्थन में वोटिंग की थी। और ये डेट किस तारीख की थी? 15 सितंबर 2007। 15 सितंबर 2007 144 राष्ट्रों ने यहाँ पर वोटिंग की थी।
इसके समर्थन में वोटिंग की थी। 11 देश तटस्थ रहे और कुछ विकसित राष्ट्रों ने इसका विरोध किया था। जो 11 देश तटस्थ रहे थे वो थे बांग्लादेश, भूटान, रूसी संघ हो गया, जॉर्जिया, केन्या, नाइजीरिया, कोलंबिया, बुरुंडी, समोआ, अजरबैजान और यूक्रेन। अनेक विकसित राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में ही इसका विरोध किया। वही यूक्रेन, प्रशांत महासागरों के उपमहाद्वीप देश और अनेक एशियाई देशों ने उदासीन रवैया अपनाए रखा। कनाडा ने वहाँ के आदिवासियों को प्रथम नागरिक तथा फर्स्ट नेशन का दर्जा दिया और शुरुआत से कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का विरोध किया था। उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र कनाडा के संविधान के अनुकूल नहीं था और विशेष रूप से कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 35 के ठीक विपरीत था। लेकिन अगर पूरे विश्व में लगभग हम देखें 37 करोड़ आदिवासी हैं पूरे विश्व में। कितने? पूरे विश्व में 37 करोड़ आदिवासी हैं और 13 सितंबर 2007 को विश्व भर के आदिवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसी दिन इसको 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत किया था और घोषणा पत्र की शुरुआत में ही कहा गया था कि आदिवासी समुदाय को अन्य समुदायों की भांति ही बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आदिवासी समाज में विविधता है। वे एक विशिष्ट भाषा और संस्कृति को मानने वाले समाज हैं और इस विविधता का हमें सम्मान करना चाहिए। आदिवासी समुदाय को उनकी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली के आधार पर किसी भी राष्ट्र में उसका भेदभाव नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तथ्य पर भी चिंता जताई है कि बाहरी समुदायों के द्वारा आदिवासी समुदाय के जल, जंगल और जमीन के दोहन का ऐतिहासिक क्रम रहा है और फलस्वरूप आदिवासी समुदाय ने निरंतर दर्द और अन्याय ही झेला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष पदाधिकारी जोस आर मार्टिन्स ने कोबो को विश्व के सभी आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय भेदभाव और आर्थिक परिस्थितियों के विश्व में एक विस्तृत अध्ययन और उस पर आधारित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्यभार मिला। उसके पश्चात उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत की, जिसमें आदिवासियों को घोर शोषण का जिक्र किया। पूरे विश्व में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के शोषण और संघर्ष की गाथाएं एक समान थी और इसी प्रतिवेदन के आधार पर 9 अगस्त 1982 को प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन्होंने आदिवासियों से संबंधित एक कार्यकारी समूह का गठन किया, जिसे वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन कहा गया। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आदिवासियों से संबंधित जो कार्यकारी समूह थे, उन्होंने 9 अगस्त को सर्वसम्मति से प्रत्येक वर्ष विश्व के आदिवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। तब से यह चलन में है। पूरे विश्व में हर वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आदिवासियों ने संयुक्त राष्ट्र संबंधित में हम देखें कि आदिवासियों से संबंधित कार्यकारी समूह ने आदिवासियों के अधिकारों की घोषणा पत्र का एक प्रारंभिक जो ड्राफ्ट है अल्पसंख्यकों के भेदभाव और संरक्षण पर रोकथाम के लिए गठित किया और उस उप आयोग ने प्रस्तुत किया कि समीक्षा के बाद इसे अनुमोदित कर दिया गया और इसके पश्चात उसे संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के पास विचार के लिए यहाँ पर भेजा जाता है, जिसे आगे की चर्चा के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि अपेक्षित था, अनेक राष्ट्र तुरंत विरोध में खड़े हो गए थे। मूल रूप से इसकी 2 वजह थी। पहला, इस प्रारंभिक प्रारूप में आदिवासी समुदाय के लिए स्वशासन और आत्मनिर्णय के प्रावधान का जिक्र किया गया था, जिसके अंतर्गत आदिवासी समुदाय अपने क्षेत्र में अपने पारंपरिक शासन को व्यवस्था लागू करने और आत्मनिर्णय का अधिकार उनको प्राप्त होता है। दूसरा, इस प्रारूप में मतलब जो आदिवासी समुदाय है वो अपने क्षेत्र में पारंपरिक शासन जो है अपना शासन लागू कर सकता है और अपने आत्मनिर्णय का अधिकार उनको प्राप्त हुआ था। आदिवासी भूमि पर जल, जंगल और जमीन पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार होगा, न कि किसी राष्ट्र का। ये दोनों ही प्रावधान अनेक सरकारों को स्तब्ध करने के लिए काफ़ी थे। कार्यक्रम में देखें तो पाते हैं कि इस प्रारंभिक प्रारूप को यहाँ तक पहुँचाने में 12 वर्ष लग गए, पर ये मात्र अभी संघर्ष की शुरुआत थी। 1994 के प्रारंभिक ड्राफ्ट के बहुराष्ट्रीय विरोध के संतुलित करने के लिए 1995 में एक ओपन एंडेड इंटर सेशनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया और उसी दरमियान संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995 और 2004 को विश्व आदिवासी दशक घोषित कर दिया गया था।
ओपन एंडेड इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप को यह उम्मीद थी कि शायद इसी विश्व आदिवासी दिवस के दौरान ही आदिवासियों के अधिकारों के घोषणा पत्र पारित कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग ने पुनः आदिवासी दशक द्वितीय को 10 वर्ष के लिए यहाँ पर 2005 से 2015 तक बढ़ा दिया। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंतरिक ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग परिवर्तित होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद बन गया। 2006 में 29 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र को विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष प्रस्तुत किया और अनुमोदित कर दिया। अंततः 13 सितंबर 2007 को लगभग 25 वर्षों के अथक परिश्रम और सतत संघर्ष के पश्चात आदिवासियों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंगीकृत कर लिया। कुल 144 राष्ट्रों ने इसके समर्थन में वोटिंग की। 11 देश तटस्थ रहे और कुछ विकसित राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। जो 11 देश तटस्थ रहे थे उनमें हमने पहले ही बताया है बांग्लादेश, भूटान, रूसी संघ, जॉर्जिया, केन्या, नाइजीरिया, कोलंबिया, बुरुंडी, समोआ, अजरबैजान और यूक्रेन थे। अनेक विकसित राष्ट्र जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में इसका विरोध किया और वही यूक्रेन, प्रशांत महासागर के उपमहाद्वीप देश, अनेक एशियाई देशों ने उदासीन रवैया अपनाए रखा। कनाडा में वहां के आदिवासियों को प्रथम नागरिक और फर्स्ट नेशन दर्जा प्राप्त था और शुरुआत में कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का विरोध किया। उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र कनाडा के संविधान के अनुच्छेद के अनुकूल नहीं है और विशेष रूप से कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 35 के ठीक विपरीत था। असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन ने जब संगठित होकर के इसके लिए दबाव बनाया तब उनको उत्तर देते हुए तभी कनाडा सरकार ने कहा कि मात्र कुछ आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए हम अन्य सामान्य नागरिकों के साथ असंतुलित व्यवहार नहीं कर सकते। असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन का संगठित प्रयास होता रहा और अंततः 12 नवंबर 2010 को कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी प्रकार की घटनाक्रम चला। 3 अप्रैल 2009 को रुंड सरकार ने आदिवासियों के संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। उसके लिए उनके संविधान के विशेष बदलाव को भी सामना करना पड़ा। तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया के अनेक सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत पारंपरिक उद्घोषणा के साथ हुई। उनमें वो उस भूमि के पारंपरिक स्वामी, वहाँ के आदिवासियों को आभार व्यक्त करने और वे उन सभी अतीत के आदिवासी पुरखों, वर्तमान आदिवासी समुदाय और आने वाली इस पवित्र भूमि की पीढ़ी का भी आभार और सम्मान व्यक्त करना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड सरकार ने भी माओरी आदिवासियों के दबाव में 19 अप्रैल 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। उत्तरी अमेरिका ने भी 16 दिसंबर 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। विकसित देशों से जो सफल उदाहरण में देखने को मिले हैं उनका यहाँ पर एक विशेष संदर्भ है। उन देशों में मानवाधिकारों के प्रति लोग जागरूक हैं, उन सब में सामूहिकता है, शिक्षित जन सामाजिक बदलाव को सकारात्मक ढंग से देखते हैं। अप्रैल 2009 में आयोजित डरबन रिव्यू कॉन्फ्रेंस में तब तक कुल 182 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था। मतलब 144 देशों ने समर्थन किया था, लेकिन धीरे धीरे 182 देशों ने इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है उसको अंगीकृत कर लिया। इतनी चर्चा के पश्चात हम धरातल की सच्चाई से अवगत हो गए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र कानूनी रूप से किसी भी राष्ट्र को बाध्य नहीं कर सकता। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ एक दंतहीन और विषरहित सर्प के जैसा प्रतीत होता है, जो डरा तो हो सकता है किंतु हानि नहीं पहुंचा सकता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र के समर्थन में वोट किया था, किंतु भारत का हमेशा से कहना है कि उनके देश में सभी नागरिक मूलवासी हैं और भारत यह भी मानता है कि उन्होंने पहले ही इस प्रकार के अधिकार यहाँ पर आदिवासियों को दे रखा है। भारत के पक्ष को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के 2 महत्वपूर्ण कन्वेंशन का जानना निहायत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की कन्वेंशन संख्या 107 जो वर्ष 1957 में आई थी और कन्वेंशन संख्या 169 जो वर्ष 1989 में आई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO ने कन्वेंशन 107 में जनजाति शब्द का जिक्र किया था। भारत ने इस कन्वेंशन को अंगीकृत किया था क्योंकि भारत ने अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक अधिकार और मान्यता पहले से दिया हुआ था।
और इसी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने कन्वेंशन 107 के अनुसार भारत को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त अधिकार आदिवासी समुदाय को देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए भारत ने इस कन्वेंशन को बिना हिचक के अंगीकृत कर लिया। वही जब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO कन्वेंशन 1969 वर्ष 1989 में आई तो उसमें देशज और आदिवासी समुदाय के अधिकारों में ऐसे अनेक प्रावधान और अधिकारों का जिक्र था जो सरकार को असहज स्थिति में डाल देता है। आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्णय और स्वशासन का अधिकार दिया गया। भूमि, वन और जल और संसाधनों पर एकाधिकार, रूढ़िवादी सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा और पूर्व सूचना और दबाव की मुक्त सहमति जैसे अनेक प्रकार के अधिकार देने की बात करता है। पूर्व सूचना और दबाव मुक्त सहमति एक ऐसा अधिकार था जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो सकती थी, क्योंकि बिना आदिवासियों की सहमति के संसाधनों का दोहन संभव नहीं था। और हम जानते हैं कि अनेक प्राकृतिक संसाधन आदिवासी समुदाय के संरक्षण में उनके क्षेत्रों में बची हुई है और शायद उनके दोहन के बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। इस पर भी बहुत बहस हुई। देशज आदिवासी किसे मानेंगे, उसकी क्या परिभाषा होगी। और जोसार मार्टिन्स कोबो ने देशज आदिवासी को परिभाषित किया। सरल रूप से देशज आदिवासी समाज उन्हें कहेंगे जो किसी निवास स्थान पर आदिकाल से निवास करते आए हैं। उनके पूर्वजों ने उनके निवास स्थान को सर्वप्रथम प्राकृतिक रूप से बदल करके द्वितीयक वातावरण में परिवर्तित किया है। उसमें निवास और खेती के लिए भूमि निर्माण शामिल है। यह क्षेत्र पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से आदिवासी देशज समाज की धरोहर मानी जाएगी और प्राय यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण औपनिवेशिक शक्ति के आगमन से पहले से स्थापित समाज है। ऐसे समाज को विशिष्ट भाषा, विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट जातीय पहचान होती है जो मुख्य धारा के समाज से भिन्न होती है। ऐसी विशिष्टता वाले समाज को हम देशज समाज या देशज आदिवासी समाज कहेंगे। जैविक विविधता के कन्वेंशन के अनुच्छेद संख्या 8J में यहाँ पर आदिवासी समाज को इसी तरीके से परिभाषित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आदिवासी समाज के बारे में बताती हैं। भारत में कुल आबादी का 8% आबादी है वो आदिवासियों की है। अगर दुनिया भर में आज यानी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो इस तौर पर इस दिन का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों को अस्तित्व दुनिया के सामने रखना है, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है। और आदिवासी हमेशा से कई सामाजिक परेशानियों का सामना करते रहे हैं। ऐसे में हर देश की सरकार उसकी हिफाजत करे, उन्हें सम्मान दिलाने में कोशिश करे, उसके उद्देश्यों को बड़े कदम यहाँ पर सरकार उठाती है। आज का यह खास दिन भी आदिवासियों को समर्पित है। जो चलिए जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस क्या है, इस दिन का इतिहास क्या है, इस दिन से जुड़ी खास बातें क्या हैं। आज यदि समूचे भारत में देखा जाए तो कुल आबादी का 8% आबादी है आदिवासी लोगों की है, यानी कि आंकड़ों में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 104 मिलियन लोग हैं वो आदिवासी हैं। वही देश में सबसे अधिक आदिवासी लोग हैं मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। राज्य में रहने वाली कुल आबादी से करीब 15 मिलियन लोग हैं वो आदिवासी हैं। दरअसल इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले 1982 के दौरान जिनेवा में आयोजित एक बैठक में हुई थी और इस बैठक में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर के संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की एक बैठक को आयोजन किया गया। और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि आदिवासी लोगों के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। और जिसके बाद पहली बार दिसंबर 1994 में महासभा ने इस दिन को मनाने का फैसला लिया। तो दिसंबर 1994 में इसका फैसला लिया गया था। और आज दुनिया भर के करीब 90 से अधिक देशों में आदिवासी निवास करते हैं और ये आदिवासी जंगलों से रह करके कस्बों और नगरों में निवास करते हैं और हजारों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। इतनी अधिक आबादी होने के बावजूद भी आदिवासियों को कई बार अपने सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आदिवासियों की इस अव्यवस्था को देखते हुए उनके अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के लिए इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर हम बात करें 700 से 7000 आदिवासी भाषाएं हैं और 40% लुप्त होने के कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस 2023 के विश्व मुख्य विषय को आदिवासी युवाओं पर फोकस किया गया था। यूएन के अपडेटेड के मुताबिक इस बार विश्व के आदिवासी दिवस का थीम है आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। आज आदिवासी युवा अपने आत्मनिर्णय के अधिकार पर प्रयोग सक्रिय तौर पर कर रहे हैं। आज यानी कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है और इस विश्व भर के आदिवासी जनजातियों को जागरूकता फैलाने, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रेरित करने से उद्देश्य से
हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में आज के दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि वैश्विक स्तर पर आदिवासी जनसंख्या के मानवाधिकारों की रक्षा करना, उन्हें लागू करने के लिए वर्ष 1982 में पहली बार बैठक हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस 2023 के मुख्य विषय को आदिवासी युवाओं पर फोकस किया है। यूएन के एक अपडेट के मुताबिक इस बार के विश्व आदिवासी दिवस का थीम है आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा। तो आज के आदिवासी युवा अपने आत्मनिर्णय के अधिकारों का प्रयोग सक्रिय तौर पर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भविष्य आज लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। ऐसे में आदिवासी युवाओं द्वारा किए गए आज के कार्य जो किए जा रहे हैं वो मानवता के सामने मौजूद कुछ सबसे गंभीर समस्याओं से उभरने में सबसे असरदार, प्रेरक और साबित हो सकते हैं। इसलिए पहले वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस के समय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 से 2032 तक दशक को आदिवासी दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसके पीछे यूएन का उद्देश्य है कि आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के साथ साथ क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और उन्हें इस दशक में हाईलाइट करना है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में कुल 7000 आदिवासी भाषाओं की पहचान की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 40% विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका उपयोग पढ़ाई, संचार और सरकारी कागजात और रोजगार के क्षेत्रों में उन भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। तो ये सारी बातें थी जो हमने विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जानी है। और बाकी हम आदिवासियों के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको समाज की मुख्य धारा से अलग किया गया है, उनके बारे में जान सकते हैं। तो बस इतना ही। बाकी हम अगले साल देखेंगे कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में क्या जान सकते हैं। इस साल के लिए इतना ही काफ़ी है। और जितना हम सर्च करेंगे, जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना हम जानेंगे, उतना ही हम उनके अधिकारों, उनकी भाषाओं, उनकी संस्कृति, उनके मूल्यों को, हम महत्व को समझ सकते हैं। तो कंप्लीट ऑडियो, ये वीडियो नहीं कह सकते, इसको ऑडियो कह सकते हैं। ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद।